उसको खुला ही रहने देंगे। गुड इवनिंग टू यू ऑल। हम लोगों की चर्चा प्रियम्बल के ऊपर हो रही थी और जो 3 प्रश्न बचे हुए हैं उन तीनों प्रश्नों को डिस्कस करके इस चर्चा को आज मैं फिनिश करूंगा। नेक्स्ट जो है चर्चा हम भारतीय संविधान की सामान्य विशेषता से पिक करेंगे, वहाँ से 3-4 एक जनरल डिस्कशन होगा और फिर वहाँ से जो 3-4 प्रश्न बनते हैं उनको मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। अब तक जो डिस्कस किया है, क्या वहाँ तक में किसी प्रकार की कोई परेशानी है, कोई प्रश्न है? बतलाइए, कोई प्रश्न है? बढ़ूं तब आगे। एक कल प्रश्न हमने लिखवाया था, बोले तो भारतीय राज्य की प्रकृति पर प्रस्तावना भारतीय राज्य की जिस प्रकृति का संकेत देता ही वह स्थिर ना होकर विकसनशील है। इस कथन के औचित्य का विश्लेषण करें। ठीक है, बेसिकली अगर आप देखें तो सवाल यह उठता है यहां पर, एग्जामिनर क्या जानने की कोशिश कर रहा है? जब प्रियम्बल के सिग्निफिकेंस पर हमारी आपके साथ चर्चा हो रही थी तो प्रियम्बल के सिग्निफिकेंस पर चर्चा करते हुए हमने आपको बतलाया था कि प्रियम्बल का महत्व इस बात में भी है कि नेचर ऑफ स्टेट क्या होगा, इसका संकेत हमें प्रियम्बल में मिलता है। तो ये जो भारतीय राज्य की विकसनशील प्रकृति है, भारतीय राज्य की जिस प्रकृति की चर्चा यहां पर की जा रही है, नहीं, जिसके संदर्भ में कहा जा रहा है कि यह स्थिर न होकर विकसनशील है, तो इसके इस विकसनशील स्वरूप की व्याख्या 2 कंटेक्स्ट में की जानी चाहिए। ठीक है, जैसे अगर आप देखें तो भारत की परिकल्पना एक गणराज्य के रूप में की गई है।
रिपब्लिक के रूप में, नहीं, और उन चीजों को अब दोहराऊंगा नहीं जिन पर हमारी आपके साथ विस्तार से पहले चर्चा हो चुकी है। गणराज्य के कंटेक्स्ट में मैं कह चुका हूं, इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट, राष्ट्राध्यक्ष जो होगा वह निर्वाचित होगा। कैसा गणराज्य होगा? तो यह सॉवरेन रिपब्लिक होगा, संप्रभु होगा, और कैसा होगा? तो लोकतंत्रात्मक होगा। नहीं, तो ये जो सेट की, इस सेट की जो मैं आपके साथ बात कर रहा हूं, इस सेट की बात कर रहा हूं, तो अगर आप जाकर के देखें बिफोर 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976, इतने ही संकेत प्रियम्बल से मिलते थे, नहीं? लेकिन 42nd अमेंडमेंट ने क्या किया? तो अगर 42nd अमेंडमेंट की हम बात करें, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 ने भारतीय राज्य को रिडिफाइन कर, भारतीय राज्य की प्रकृति को रिडिफाइन करते हुए, नेचर ऑफ इंडियन स्टेट को रिडिफाइन करते हुए दो बातें की। एक, इसने कहा कि यह सोशलिस्ट स्टेट होगा, यह समाजवादी राज्य होगा, और दूसरा इसने कहा कि यह पंथ निरपेक्ष राज्य होगा, मतलब यह सेकुलर स्टेट होगा। और अब तक जो मैंने चर्चा की है उसमें नई कोई चर्चा मैंने नहीं की है। यह चर्चा हमारी पुरानी हो चुकी है। अब इस प्रश्न में हमसे क्या उम्मीद की जा रही है, आप इस बात को समझें। हमसे यह उम्मीद की जा रही है कि ये जो इंडियन स्टेट के नेचर की ओर इशारा किया गया है, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के रूप में, क्या यह स्टैटिक नेचर है या डायनामिक नेचर है? हमें इसको आइडेंटिफाई करना है। और अगर डायनामिज्म की हम व्याख्या करें तो कल के प्रश्न को याद करें जो हमने डिस्कस किया था, नहीं? और कल जो हमारा डिस्कशन हुआ था, उस डिस्कशन में अगर आप जाकर के देखें, कई बार आपको लगता है कि स्लो है चीजें, लेकिन केवल मैं एक प्रश्न डिस्कस नहीं कर रहा होता, केवल यहां पर मैं, क्योंकि मैं यही प्रश्न पूछा जाएगा एग्जामिनेशन हॉल में, इसकी गारंटी है नहीं? तो प्रश्न हमारे लिए माध्यम होता है, प्रश्न के माध्यम से कुछ और हम इंडिकेट कर रहे होते, आइडिया को डिस्कस कर रहे होते हैं, कॉन्सेप्ट और अंडरस्टैंडिंग को डिस्कस कर रहे होते, नहीं? तो अगर इस कंटेक्स्ट में आप जाकर के देखें तो एक रिपब्लिक के रूप में अगर आप देखें, इंडियन स्टेट के नेचर और कैरेक्टर के रूप में अगर आप देखें, तो आप क्या पाएंगे? एक रिपब्लिक के रूप में भी इंडियन स्टेट का जो नेचर और कैरेक्टर है उसमें भी बदलाव आपको दिखाई पड़ेगा। और बदलाव किस कंटेक्स्ट में दिखाई पड़ेगा? तो आप जाकर के देखें, राष्ट्रपति की स्थिति
और भूमिका में बदलाव दिखाई पड़ेगा, क्योंकि इंडिया के कंटेक्स्ट में अगर आप जाकर के देखें तो इंडिया एक रिपब्लिक तो है, लेकिन कैसा रिपब्लिक है? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। और इस डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी को स्वीकार किया है। जिस पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में, जिस संसदीय लोकतंत्र की संकल्पना में अगर आप जाकर के देखें तो राष्ट्रपति नॉमिनल हेड होता है, नाम मात्र का प्रमुख होता, औपचारिक प्रमुख होता है, और प्रधानमंत्री रियल हेड होता, प्रधानमंत्री कार्यपालिका शक्ति का वास्तविक प्रमुख होता है। लेकिन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम अगर आप देखें तो राष्ट्रपति की इस भूमिका को विस्तार मिलता है और 1990 के दशक में राष्ट्रपतीय सक्रियता की संकल्पना सामने आती है। प्रेसिडेंशियल एक्टिविज्म की संकल्पना सामने आती 1990s में। और जब प्रेसिडेंशियल एक्टिविज्म की संकल्पना आती है तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री संबंध है यहां पर रीडिफाइन होते हैं। दूसरा, सॉवरेनिटी अगर आप देखें, सॉवरेन स्टेट के रूप में इंडिया के पोजीशन को अगर आप देखें तो 1990 के दशक में 1990s ऑनवर्ड्स सॉवरेन स्टेट के रूप में इंडिया के सामने चुनौतियां क्या होती हैं? बढ़ती चली जाती हैं। और चुनौतियां किन अर्थों में बढ़ती चली जाती हैं? जैसे हमने ग्लोबलाइजेशन के मॉडल को हमने अपनाया, ग्लोबलाइजेशन के इस मॉडल ने क्या किया? ग्लोबलाइजेशन के इस मॉडल ने इंटरनेशनल इंटरफेरेंस को भी बढ़ाया, इंटरनेशनल प्रेशर को भी बढ़ाया, और बढ़ते हुए इंटरनेशनल प्रेशर और बढ़ते हुए इंटरनेशनल इंटरफेरेंस के कारण आप अगर देखें तो इंडियन स्टेट की जो इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग है, भारतीय राज्य का स्वतंत्र निर्णयन जो है, उसके कारण यहां पर प्रभावित होता हुआ आता है। तो इस पहलू को भी ध्यान में रखने की जरूरत है, इस पहलू को भी नोटिस में लिए जाने की जरूरत है। क्लियर? अब इस पर भी कल हमारी आपके साथ चर्चा हो चुकी है। अब थर्ड में आता हूं, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ठीक है, अगर लोकतंत्रात्मक शब्द को देखें तो यहां पर दो बातें कहना चाहूंगा। पहली चीज अगर देखें, आरंभ में भारतीय लोकतंत्र कैसा था? आरंभ में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र था। दैट इज इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। और ये आरंभ का मतलब क्या हो गया? बिफोर 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1993। लेकिन अगर आप जाकर के देखें, लेटर ऑन देखें, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने क्या किया?
इंडियन डेमोक्रेसी को रीडिफाइन किया। इसने इंडियन डेमोक्रेसी को रीडिफाइन किया। और अगर इसके कंटेक्स्ट में आप देखें तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी का कंपोनेंट यहां पर क्या होता? डायरेक्ट डेमोक्रेसी का कंपोनेंट, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का कंपोनेंट यहां पर एड ऑन होता। और आज के कंटेक्स्ट में अगर आप जाकर के देखें, इसका प्रमाण क्या है? विलेज असेंबली, जिसको ग्राम सभा कहा जाता। तो आज के कंटेक्स्ट में अगर देखें तो भारतीय लोकतंत्र मूलतः अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। लेकिन आज के कंटेक्स्ट में अगर आप जाकर के देखें तो भारत में, भारतीय लोकतंत्र में डायरेक्ट डेमोक्रेसी के भी कंपोनेंट आपको मौजूद दिखाई पड़ेंगे, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के भी कंपोनेंट दिखाई पड़ेंगे। अब थोड़ा सा समय यहां लूंगा। मैंने यूज किया कि लोकतंत्र दो प्रकार के होते, एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, और दूसरा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। क्या मैं उम्मीद करूं कि इन दोनों के अंतर से वाकिफ हैं आप? बतलाइए निधि, क्या अंतर है? बतलाओ। जनता डायरेक्ट चुनती है, और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में प्रतिनिधि के द्वारा। क्या चुनती है? ये बात समझ में नहीं आया। बात ये समझ में नहीं आई मुझे कि आप डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी की जो बात कर रहे हैं, क्या निर्वाचन या चुनाव, इलेक्शन की जो बात होती, नहीं तो इलेक्शन भी प्रत्यक्ष चुनाव होता। देखिए, छोटी छोटी चीजें हैं। डायरेक्ट इलेक्शन होता और इनडायरेक्ट इलेक्शन होता। डायरेक्ट इलेक्शन होता, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता। क्या डायरेक्ट इलेक्शन और डायरेक्ट डेमोक्रेसी एक ही चीज है? क्या इनडायरेक्ट इलेक्शन और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी एक ही चीज है, या अलग अलग चीजें हैं? और अगर ये अलग अलग चीजें हैं तो अलग अलग इनमें क्या है? अब बतलाओ निधि। बतलाओ। जनता डायरेक्ट ही पता होता है कि किस आदमी को वोट देना है, डायरेक्ट उसको ही वोट देना। मतलब प्रत्यक्ष चुनाव में जनता स्वयं चुनती है, अपने प्रतिनिधियों को, अपने रिप्रेजेंटेटिव को।
जैसे आप देखते हैं लोकसभा, विधानसभा, नहीं, या स्थानीय संस्थाओं में जो सामान्यतः चुनाव होते, यहां पर जो है वोटर्स खुद अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते, लेकिन इनडायरेक्ट इलेक्शन में क्या होता, नहीं, जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि चुनते हैं। जनता ने चुना विधायकों को, राज्य विधानसभा के सदस्यों को, और राज्य विधानसभा के सदस्य किनको चुनते हैं, राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं। तो राज्यसभा के लिए अगर आप जाकर के देखें, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव जो है इनडायरेक्ट इलेक्शन का उदाहरण है। पार्शियली अगर आप जाकर के देखें तो विधान परिषद के भी जो चुनाव होते पार्शियली, वहां डायरेक्ट इलेक्शन भी होता, इनडायरेक्ट इलेक्शन भी होता। लेकिन जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, वहां का भी जो चुनाव होता वो इनडायरेक्ट होता, नहीं। अब अगर इसके कंटेक्स्ट में देखें, कल तक नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम के जो चुनाव होते थे इनडायरेक्ट इलेक्शन के जरिए जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती थी और उनके प्रतिनिधि महापौर, उप महापौर को चुनते थे, चेयरमैन, डिप्टी वाइस चेयरमैन को चुनते थे। अब यहां पर देखेंगे, वहां पर भी अब डायरेक्ट इलेक्शन का सहारा लिया जा रहा है। अब बातें समझ में आई? नहीं। यहां पर अंतर क्या है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और इसके बीच डिफरेंस, ये चुनाव है, ठीक है, और चुनाव का तरीका प्रत्यक्ष लोकतंत्र में भी यह तरीका, प्रत्यक्ष चुनाव का सहारा भी लिया जा सकता और प्रत्यक्ष चुनाव का भी सहारा लिया जा सकता, और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में भी उसका सहारा लिया जा सकता है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता, नहीं, निर्णय प्रक्रिया में डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो होता है, तो निर्णय प्रक्रिया में जनता की प्रत्यक्ष भागीदारी होती है। अगर आप देखें तो ग्राम सभा डायरेक्ट डेमोक्रेसी का उदाहरण है, क्योंकि अगर आप जाकर के देखें उस ग्राम पंचायत के सभी मतदाता ग्राम सभा के मेंबर होते हैं, और विलेज असेंबली उसी तरह काम करती है जिस तरह से स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली काम करती है, जिस तरीके से लोकसभा काम करती है, संसद काम करती है, उसी तरीके से, नहीं। तो अगर आप जाकर के देखें, यहां जनता की प्रत्यक्ष भागीदारी होती है ग्राम सभा में, और आप कह सकते हैं यह ग्राम सभा एक तरह से लोअर लेवल ऑफ पार्लियामेंट है। यहां पर लोकसभा और विधानसभा में क्या होता, हमारे प्रतिनिधि हमारा प्रतिनिधित्व करते और हमारे बिहाफ में निर्णय उसके द्वारा लिया जाता, और ग्राम सभा में हम स्वयं अपना प्रतिनिधित्व करते हैं और ग्राम सभा के निर्णय में हमारी अहम भूमिका होती है, इसलिए वो इनडायरेक्ट इलेक्शन का उदाहरण, इनडायरेक्ट इलेक्शन का उदाहरण। और यहां जनता
अपने द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से निर्णय लेती है। जनता स्वयं नहीं लेती है, बल्कि जनता ने जिन रिप्रेजेंटेटिव को चुना है वे रिप्रेजेंटेटिव जो है निर्णय लेते हैं वहां पर। अब बातें स्पष्ट हुई? तो ये क्लैरिटी होनी चाहिए। अक्सर क्या होता है, आप प्रत्यक्ष लोकतंत्र को प्रत्यक्ष चुनाव से कनेक्ट कर देते और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को आप अप्रत्यक्ष चुनाव से कनेक्ट कर देते, जो गलत है। अब बातें समझ में आई? तो अब वापस अगर लौटूं तो इंडियन डेमोक्रेसी बेसिकली इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी थी, लेकिन 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने इंडियन डेमोक्रेसी को रीडिफाइन करने का काम किया और इस रीडेफिनेशन के बाद इंडियन डेमोक्रेसी इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के साथ साथ डायरेक्ट डेमोक्रेसी के कंपोनेंट को भी अपने भीतर समाहित करती है। और इस कंटेक्स्ट में देखेंगे तो इंडियन डेमोक्रेसी का नेचर और कैरेक्टर पहले की तुलना में कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। क्लियर? कोई डाउट? तीसरी बात अब आऊं, तीसरा कंटेक्स्ट देखिए। तीसरा कंटेक्स्ट जो उभर करके आता, भारतीय लोकतंत्र संसदीय लोकतंत्र है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। लेकिन अगर आप देखें तो धीरे धीरे भारतीय लोकतंत्र में अध्यक्षात्मक लोकतंत्र के तत्व समाहित होने लगते हैं। प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी के कंपोनेंट इनकॉर्पोरेट होते दिखाई पड़ते। और विशेष रूप से इंडिकेट करना चाहूंगा किसमें? इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के कंटेक्स्ट में, चुनावी राजनीति के कंटेक्स्ट में। और ये डेवलपमेंट जो है, यद्यपि आप देखेंगे कुछ चीजें पहले से मौजूद थी, लेकिन अभी अगर आप जाकर के देखें तो कम से कम पिछले 3 लोकसभा चुनाव जो हुए हैं, पिछले 3 लोकसभा चुनाव जिस तरह से कंडक्ट हुए हैं, जिस तरह से चुनाव प्रचार अभियान चला, जिस तरह से वोटिंग बिहेवियर मतदाताओं का प्रभावित हुआ है, सामान्यतः पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते और हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव अपने लीडर को चुनते। लेकिन यहां पर हमने देखा कि लोकल लेवल पर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो उम्मीदवार थे, और ये चीजें आपको विधानसभा चुनावों में भी दिखाई पड़ेगी, तो ऐसा लग रहा है कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में जो चुनाव होते कि 2 व्यक्ति को आमने सामने रख दिया गया और उसके बाद उसी के इर्द गिर्द पूरा का पूरा चुनाव प्रचार अभियान चल रहा है, तो ये चीजें आपको यहां पर दिखाई पड़ेंगी और इसका असर आपको यहां पर दिखाई पड़ता। तो कहीं ना कहीं जब हम चेंजिंग नेचर ऑफ स्टेट की बात कर रहे हैं तो वहां पर इंडिकेटिवली इन पहलुओं की भी चर्चा करें। अब अगर आप जाकर के देखें, ठीक है, सोशलिस्ट स्टेट के कंटेक्स्ट में नेचर और कैरेक्टर, इस पर कल हमारी चर्चा हुई थी, बस केवल मैं इंडिकेट करना चाहूंगा। ठीक है, आज के कंटेक्स्ट में अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं इंडियन स्टेट के सोशलिस्ट कंपोनेंट कमजोर पड़े हैं। और इंडियन स्टेट में अगर आप देखें
तो कैपिटलिस्ट कंपोनेंट को डोमिनेंट होते देखा जा सकता है। और यह इसने विशेष करके 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म ने, जो इकोनॉमिक रिफॉर्म लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन पर बेस्ड था, उस इकोनॉमिक रिफॉर्म ने इंडिया एज ए सोशलिस्ट स्टेट नेचर और कैरेक्टर को रीडिफाइन करने में इसने अहम भूमिका निभाई है। और आज इंडियन स्टेट आप देखें सोशलिस्ट की बजाय एक कैपिटलिस्ट स्टेट के रूप में बिहेव करता कहीं ज्यादा दिखाई पड़ता है। नहीं, सेकुलर स्टेट के कंटेक्स्ट में अगर आप जाकर के देखें, जिस तरह से असहिष्णुता बढ़ रही है, राइजिंग इंटॉलरेंस की जो स्थिति है, जिस तरीके से असहिष्णुता बढ़ रही है, एंड एट द सेम टाइम अगर आप जाकर के देखें तो एक और चीज मैं यहां पर ऐड ऑन करना चाहूंगा, जिस तरीके से बहुसंख्यकवाद का, मेजोरिटेरियनिज्म का उभार आपको देखने को मिल रहा है, और यह उभार लगातार तेज होता जा रहा, जिस तरह से सत्तारूढ़ दल का, रूलिंग पार्टी का हिंदूवादी आग्रह, हिंदुत्व के प्रति आग्रहशीलता लगातार बढ़ती चली जा रही है, इसने इंडियन स्टेट के सेकुलर नेचर और कैरेक्टर को, इसने इंडियन स्टेट के सेकुलर क्रेडेंशियल को बुरी तरह से प्रभावित किया है। इसका एडवर्स इंपैक्ट आपको वहां पर दिखाई पड़ता है। बातें स्पष्ट हुई? तो यही कंटेक्स्ट था जिस कंटेक्स्ट में इस प्रश्न को रिस्पॉन्ड किए जाने की जरूरत थी। अब इतना ही बात समझे ना, राष्ट्रपति से क्या भूमिका अपेक्षा की गई है। इसीलिए मैं कहता हूं जब मैं चर्चा कर रहा हूं तो मुझे आगे बढ़ना होगा, तो कुछ चीजों को भविष्य पर भी छोड़ें। राष्ट्रपतीय सक्रियता का मतलब यह है कि राष्ट्रपति से जो अपेक्षा की गई है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में, तो राष्ट्रपति से यह अपेक्षा की गई है कि वह प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह पर काम करे। और कहीं न कहीं राष्ट्रपति इन जनरल प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह से क्या होता है, बंधा हुआ होता। लेकिन जब राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह से बंधकर काम करने की बजाय जब प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह को क्वेश्चन करता है, वो प्रोएक्टिव रोल प्ले करता हुआ आता, तो यही स्थिति राष्ट्रपतीय सक्रियता की स्थिति कहलाती है। आज अगर आप जाकर के देखें, दो कंटेक्स्ट में देखें, यूनियन के कंटेक्स्ट में देखें, एक बार मेरे ख्याल से कि दो बार ऐसी स्थितियां आई। उस समय राष्ट्रपति के.आर. नारायणन थे, एक बार प्रधानमंत्री देवगौड़ा थे। देवगौड़ा की सरकार ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने की सलाह दी कि, और दूसरी बार अटल जी की सरकार थी, और अटल जी की सरकार ने बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने की अनुशंसा की। दोनों बार राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह को स्वीकार करने की बजाय उसको रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेजा कि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद अपनी सलाह पर पुनर्विचार करे। और दोनों ही बार
रिकंसिडरेशन के लिए जब प्रपोजल भेजा गया तो उसने जो प्रेशर बिल्डअप किया सरकार के ऊपर, सरकार ने रिकंसिडरेशन के पश्चात उस प्रपोजल को दोबारा राष्ट्रपति के पास भेजने से परहेज किया। इसी फेज में प्रेसिडेंशियल एक्टिविज्म टर्म का इस्तेमाल किया गया। क्लियर? इसी कंटेक्स्ट में, एक दूसरे कंटेक्स्ट में अगर आप जाकर के देखें, राज्यों के परिप्रेक्ष्य में जाकर के देखें, तो बहुत पहले जाने की जरूरत नहीं है। राज्यपाल, अभी तमिलनाडु के राज्यपाल की भूमिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आए हैं। नहीं, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में राज्यपाल से क्या अपेक्षा की जाती? राज्यपाल से यह अपेक्षा की जाती है कि वह मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुरूप काम करे। नहीं, और इस कंटेक्स्ट में अगर देखें तो इंडियन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में ना तो प्रेसिडेंट के पास कोई वीटो राइट है और ना ही गवर्नर के पास कोई वीटो राइट है। नहीं, लेकिन राज्यपाल ने उसको अप्रूव करने की बजाय, राज्यपाल ने क्या किया? अप्रूव करने की बजाय उसको अपने पास विथहेल्ड रखा, ना हाँ ना ना। और जब ज्यादा दबाव निर्मित हुआ तो उसको राष्ट्रपति के लिए दोबारा जब प्रपोजल भेजा गया तो उसको राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख दिया गया। इसी के कंटेक्स्ट में मसला उभर करके सामने आया साल भर बाद। मतलब इवन देखेंगे 3-3 साल से बिल स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा पास बिल गवर्नर के अप्रूवल की प्रतीक्षा करते रखे। तब पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में राज्यपाल को इस बात की छूट नहीं है। ठीक है, चाहे जितना विटंडा खड़ा किया जाए वो एक अलग चीज है। और अगर ऐसा हो रहा है तो यह पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के बेसिक स्पिरिट के क्या होगा? एगेंस्ट होगा। इतनी बातें स्पष्ट हुई। तो इसका मतलब यह है कि राज्यपाल कॉन्स्टिट्यूशनल हेड के रूप में काम करने की बजाय जो है, राज्यपाल रियल हेड बनने की कोशिश कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं इसके कारण मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच कन्फ्लिक्ट की स्थिति जन्म ले रही है। क्लियर? कोई डाउट इस प्रश्न में किसी भी रूप में, किसी भी प्रकार से अगर है तो पूछ ले। बतलाइए, बढ़ूं आगे तब। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन बतलाइए। एक और बिंदु यहां पर ऐड करेंगे। टर्म यूज किया प्रियम्बल में, कहीं पर भी इस बात की घोषणा नहीं है कि इंडियन स्टेट एक लिबरल स्टेट है। कहीं पर इस बात की चर्चा नहीं है। लेकिन यहां पर आप इस चीज को ऐड ऑन करें कि भारतीय राज्य क्या है? इंडियन स्टेट एक लिबरल स्टेट है। क्यों? तो लिबरल वैल्यूज को समाहित करता है। ये मिस कर गया था। लिबरल वैल्यूज को समाहित करता है। और लिबरल वैल्यूज की बात कर रहे तो इसका मतलब क्या है? स्वतंत्रता। इसका कंटेक्स्ट क्या है? व्यक्ति, इंडिविजुअल। लिबरल स्टेट जो है वह क्या होगा?
उदार और सहिष्णु होगा। लेकिन अगर इस कंटेक्स्ट में जाकर के देखें, हाल में इंडियन स्टेट की अनुदारता क्या हुई है? इंडियन स्टेट की अनुदारता बढ़ी है। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण क्या है? इस बात के संकेत कहां से मिलते कि भारतीय राज्य की अनुदारता बढ़ी है? तो अगर आप देखें तो राजद्रोह कानून, दूसरा अनलॉफुल एक्टिविटी प्रोहिबिशन एक्ट वापा आदि का दुरुपयोग, फ्रीडम ऑफ स्पीच की अनदेखी, आरटीआई की, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट की उपेक्षा। मतलब आप इसी बात से अंदाजा लगा लें कि मई 2028 के बाद सेडिशन लॉ का जितना इस्तेमाल हुआ उतना इस्तेमाल 1947 से मई 2014 के बाद सेडिशन लॉ का पिछले 11 वर्षों के दौरान जितना इस्तेमाल हुआ उतना इस्तेमाल तो 1947 से लेकर के मई 2014 तक नहीं हुआ। मतलब मोटा मोटी लेकर के चले, सेडिशन लॉ का पिछले 67 वर्षों के दौरान उतना इस्तेमाल नहीं हुआ जितना इस्तेमाल सेडिशन लॉ का पिछले 11 वर्षों के दौरान हुआ है। और अपने आप में यह आंकड़ा किशोर इस्तेमाल करता नहीं। एक दौर में भारतीय प्रधानमंत्री हुआ करते थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अक्सर वो वॉल्टेयर को कोट करते थे कि यद्यपि मैं तुमसे असहमत हूं लेकिन तुम्हारी अभिव्यक्ति की आजादी के लिए अंतिम सांस तक मैं तुम्हारे साथ संघर्ष करूंगा, तुम्हारी अभिव्यक्ति की आजादी के लिए संघर्ष करूंगा। नहीं, और एक वर्तमान नेतृत्व है जो सवाल पूछने पर राजद्रोह के मामले को दर्ज करता है। नहीं, तो ये जो कंटेक्स्ट है ये एक डायमेंशन मिस कर रहा था जो निश्चित तौर पर यहां पर जिसकी चर्चा होनी चाहिए थी। क्लियर? अब आगे बढ़े। हाँ, क्या के अंतर्विरोध अगर प्रियम्बल में जाकर के देखें, ठीक है,
तो आप क्या पाते? प्रस्तावना जो है वो क्या है? फुल ऑफ कंट्राडिक्शंस। प्रियम्बल में ही अंतर्विरोध मौजूद है, और प्रियम्बल में अंतर्विरोध किन रूपों में दिखाई पड़ता है? तो एक है आइडिया ऑफ इंडिया को लेकर अंतर्विरोध। आइडिया ऑफ इंडिया को लेकर अंतर्विरोध मतलब आजाद भारत कैसा होगा। और अगर यहां पर देखें, दूसरा अंतर्विरोध किस चीज को लेकर के है? नहीं, दूसरा अंतर्विरोध आपको धर्मनिरपेक्षता को लेकर है। और तीसरा अंतर्विरोध अगर आप देखें, नहीं, तो यह अंतर्विरोध किन चीजों को लेकर के है? तो यह अंतर्विरोध जो है बैलेंसिंग एंड काउंटर बैलेंसिंग का परिणाम है। इस प्रश्न को समझिएगा, क्योंकि यह कॉन्स्टिट्यूशनल फिलॉसफी को समझने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अब आप गौर कीजिए, आइडिया ऑफ इंडिया को लेकर अंतर्विरोध नहीं, तो भारतीय संविधान की परिकल्पना को अगर आप देखें, नहीं, तो यह जो है एक और इंडिया एज ए लिबरल स्टेट की परिकल्पना को लेकर यह इंडिया एज ए लिबरल स्टेट की परिकल्पना को लेकर उपस्थित होता है। दूसरी ओर यह इंडिया एज ए सोशलिस्ट स्टेट की परिकल्पना को लेकर उपस्थित होता है। ठीक है, अगर आप इस कंटेक्स्ट में जाकर के देखें तो लिबरल स्टेट की संकल्पना का संबंध किससे जाकर जुड़ता? पूंजीवादी विकास मॉडल से। पूंजीवादी विकास मॉडल को सपोर्ट करने के लिए लिबरल स्टेट की संकल्पना सामने आई, और लिबरल स्टेट के मॉडल के जरिए कैपिटलिज्म को सपोर्ट किया गया। और इसका फोकस किस पर है? इसका फोकस है स्वतंत्रता के ऊपर, इसका फोकस किस पर है? व्यक्ति पर फोकस है। और इसीलिए
स्वतंत्रता और समानता की व्याख्या किसके कंटेक्स्ट में करता है? यह चर्चा कर चुका हूं मैं। क्यों कल मैंने समय लिया व्यक्ति के परिप्रेक्ष्य में। दूसरी ओर अगर आप जाकर के देखें, सोशलिस्ट स्टेट जो है वह वेलफेयर स्टेट की बात की संकल्पना को लेकर आता। सोशलिस्ट स्टेट जो है समानता और न्याय को अहमियत देता है। और सोशलिस्ट स्टेट जो है व्यक्ति की तुलना में किसको अहमियत देता? इंडिविजुअल की तुलना में समाज समुदाय को अहमियत देता। और इस कंटेक्स्ट में जाकर के देखें तो यह ना लिबरल स्टेट बन पाता है ना सोशलिस्ट स्टेट बन पाता है। यह कॉकटेल में तब्दील होता है जो लिबरल स्टेट के फीचर को भी, कुछ लिबरल स्टेट के फीचर को भी समाहित करता है और कुछ यह सोशलिस्ट स्टेट के फीचर को भी समाहित करता हुआ आता नहीं। और दोनों जगहों पर देखेंगे रोल ऑफ स्टेट क्या है। दोनों जगहों पर अगर आप जाकर के देखें तो रोल ऑफ स्टेट अलग अलग। लिबरल स्टेट जो है इंडिविजुअल को अहमियत देता, सिटीजन को अहमियत देता है और स्टेट के रोल को क्या करता है? रेस्ट्रिक्ट करता है, राज्य की भूमिका को सीमित करता है। लिबरल स्टेट में नागरिक अधिकारों की अहमियत कहीं ज्यादा है। ठीक है, वो फंडामेंटल राइट को फोकस करेगा, वो लिबर्टी को फोकस करेगा, वह इक्वलिटी को फोकस करेगा, वो इंडिविजुअल को फोकस करेगा, वो डेमोक्रेसी को फोकस करेगा, वो सेकुलरिज्म को फोकस करेगा। नहीं, सोशलिस्ट स्टेट के कंटेक्स्ट में अगर आप जाकर के देखें तो जैसे वेलफेयर स्टेट की बात आएगी तो वेलफेयर स्टेट का सीधा मतलब होगा प्रोएक्टिव रोल ऑफ स्टेट, राज्य की सक्रिय भूमिका। बिना राज्य सक्रिय भूमिका के, बिना राज्य हस्तक्षेपकारी भूमिका के वेलफेयर स्टेट के रोल और रेस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने की स्थिति में नहीं होता। इस बात को रुक करके यहां पर समझने की जरूरत है। आज 5 किलो अनाज हर महीने बांटा जा रहा है ना, नहीं? ठीक है, तो ये मार्केट में सरकार का इंटरफेरेंस है या नहीं है? इसका एडवर्स इंपैक्ट मार्केट पर पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा? अब बातें समझ में आई। यहां पर सेकुलर स्टेट की बात बेसिकली यहां पर आप समझने की कोशिश करें। दो चीजों से इस चीज को समझें, बड़ी आसानी से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। आर्टिकल 25 और आर्टिकल 44, आर्टिकल 44 किसकी बात करता है? आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करता है, धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है। और आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है, समान नागरिक संहिता की बात करता है।
और अगर इस कंटेक्स्ट में देखें तो ये दोनों कन्फ्लिक्टिंग पोजीशन में हैं, ये दोनों कन्फ्लिक्टिंग पोजीशन में दिखाई पड़ेंगे आपको। नहीं, अगेन अगर आप जाकर के देखें, एक सेकुलर स्टेट से क्या उम्मीद की जा सकती है? एक सेकुलर स्टेट से हम यह उम्मीद करते हैं कि सेकुलर स्टेट जो है रिलीजियस मैटर में हस्तक्षेप से परहेज करेगा। नहीं, क्योंकि सेकुलरिज्म के फीचर को अगर आप डिफाइन करें तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन ऑफ स्टेट एंड रिलीजन, राज्य और धर्म का पारस्परिक निषेध। लेकिन आप क्या देखते, भारत में स्थिति क्या है? राज्य का भी धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप है और धर्म का भी राज्य के मामलों में हस्तक्षेप है। राज्य का भी धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप है और धर्म का भी राज्य मामलों में हस्तक्षेप है। दोनों चीजें आपको दिखाई पड़ेंगी। तो क्या आपको नहीं लगता कि इंडियन स्टेट के सेकुलर क्रेडेंशियल पर इसके कारण क्वेश्चन मार्क लगता है? नहीं, पर्सनल लॉ का रिलीजन बेस्ड होना क्या इंडिकेट करता? यह क्या इंडिकेट करता है? स्टेट के द्वारा, नहीं, अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन है, प्रधानमंत्री जी उस उद्घाटन समारोह में जाकर के शामिल होते हैं, और वो भी कोई सामान्य मंदिर नहीं, जिसको लेकर लंबे समय से विवाद रहा है। आप इस चीज को अननोटिस नहीं छोड़ सकते, उस चीज को नोटिस किए जाने की जरूरत है। तो ये जो चीजें हैं, नहीं, अगेन आप जाकर के देखें, एक टर्म यूज होता है रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन। फ्रीडम ऑफ रिलीजन के कंटेक्स्ट में भी ना रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है। नहीं, तो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन का कॉन्सेप्ट जो है लिबर्टी के बेसिक स्पिरिट के अगेंस्ट है। इस बात को ध्यान में रखें। तीसरा कंटेक्स्ट मूव करें, नहीं, जो प्रोविजन है माइनॉरिटी से रिलेटेड। सामान्यतः एक सेकुलर स्टेट से हम क्या उम्मीद करते? एक सेकुलर स्टेट से हम यह उम्मीद करते हैं कि सेकुलर स्टेट जो है रिलीजियस आइडेंटिटी को लेकर के निरपेक्ष होगा। नहीं, वो रिलीजियस आइडेंटिटी को इंडोर्स नहीं करेगा, धार्मिक पहचान को वह मान्यता नहीं देगा। लेकिन माइनॉरिटी कम्युनिटी की जो अवधारणा है, तो माइनॉरिटी की यह अवधारणा जो है, यह एक प्रकार से रिलीजियस आइडेंटिटी का इंडोर्समेंट है या नहीं, धार्मिक पहचान को राज्य द्वारा मान्यता प्रदान किया जाना है या नहीं। और इस कंटेक्स्ट में अगर आप जाकर के देखें तो यह सेकुलरिज्म के बेसिक स्पिरिट के अगेंस्ट है या नहीं? नहीं। अब अगर यहां से मूव करें, एक हमने कहा बैलेंसिंग और काउंटर बैलेंसिंग की बात हमने की, नहीं, तो अगर आप जाकर के देखें, व्यक्ति बनाम समाज, नहीं, व्यक्ति बनाम समाज, व्यक्तिगत हित बनाम सामुदायिक हित,
एक प्रश्न भी पूछा गया है, अभी जस्ट रेफर करूंगा उस प्रश्न को। व्यक्तिगत हित बनाम सामुदायिक हित, नहीं, व्यक्ति बनाम राज्य, स्टेट, अगला बिंदु अगर आप जाकर के देखें, नहीं, स्वतंत्रता बनाम समानता, और इसके कंटेक्स्ट में अगर आप जाकर के देखें तो मैं दो अवधारणाओं की चर्चा करना चाहूंगा। एक रीजनेबल क्लासिफिकेशन, युक्ति युक्त वर्गीकरण, और दूसरा युक्ति युक्त निर्बंधन, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन। नहीं, एक युक्ति युक्त वर्गीकरण कन्फ्लिक्टिंग पोजीशन में है समानता के साथ, और युक्ति युक्त निर्बंधन रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन कन्फ्लिक्टिंग पोजीशन में है लिबर्टी के साथ, स्वतंत्रता के साथ। इस चीज को रुक करके समझने की जरूरत है। जब तक आप इस चीज को समझने की स्थिति में नहीं होंगे, नहीं, अनुच्छेद 15 में जाकर के देखें, नहीं, अनुच्छेद 16 में जाकर के देखें, किसकी बात की गई है? समानता के अधिकार को सुनिश्चित करते हुए भेदभाव न करने की बात की गई है। और अनुच्छेद 15 और 16 के अपवादों को देखें, जो स्टेट को भेदभाव करने की अनुमति देते हैं, डिस्क्रिमिनेट करने की अनुमति देते हैं, बशर्ते वह भेदभाव रीजनेबल है। आर्टिकल 19(1) जो स्वतंत्रता के 6 अधिकारों की बात करता है, और आर्टिकल 19(2) से लेकर के आगे तक आप देखें, उन स्वतंत्रता के अधिकारों को मर्यादित करता है, उन पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन को इंपोज करने की बात करता है। नहीं, तो क्या आपको नहीं लगता कि यह कंट्राडिक्शन की ओर इशारा करता है? उस कंट्राडिक्शन को समझने की जरूरत होगी। कोई डाउट? अब ये प्रश्न हो जाएंगे क्या? क्या नहीं समझ में आया ये बतलाओ। जब तक ये नहीं बताओगे, एक प्रश्न पूछा, यहां पर जस्ट मैं आपको समझाने के लिए उस प्रश्न को पिक कर रहा, उसकी चर्चा के डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। ये प्रश्न पूछा गया है, ये प्रश्न पूछा गया है 65th बीपीएससी में। और बार बार कहता हूं, प्रश्नों को पढ़ें। क्या आप इस वक्तव्य से सहमत हैं कि हमारे संविधान ने
एक हाथ से मौलिक अधिकार दिए हैं एक हाथ से मौलिक अधिकार दिए हैं किंतु दूसरे हाथ से उसे वापस ले लिए। यही प्रश्न पूछा गया। ठीक है, अगर आप देखें बैलेंसिंग काउंटर बैलेंसिंग क्या है, तो अगर इस प्रश्न को देखें, एक हाथ से मौलिक अधिकार दिए हैं, कौन से अधिकार दिए? स्वतंत्रता का अधिकार दिया, समानता का अधिकार दिया, किंतु दूसरे हाथ से उसे वापस ले लिया। नहीं तो स्वतंत्रता का अधिकार दिया, लेकिन उसने क्या किया? रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन उसको इंपोज किया। यह स्वतंत्रता का अधिकार जो है वह अमर्यादित नहीं है, उस पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन इंपोज किया जा सकता। समानता का अधिकार दिया, लेकिन उसको युक्तियुक्त वर्गीकरण नहीं, रीजनेबल क्लासिफिकेशन नहीं। यह कहा गया कि राज्य लोक नियोजन में, पब्लिक सर्विसेज में अपने नागरिकों के बीच डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी। कहा गया नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? स्टेट विल ट्रीट इक्वली टू ऑल द रिलीजन्स एज ऑल द सिटीजन्स। नहीं, लेकिन अब देखिए लड़कियों को 35% आरक्षण दे दी ना बिहार सरकार। क्या 5 किलो? अभी वो राशन की तरफ मत जा। हसुआ के बियाह में खुरपी का गीत गाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। दिया ना। अगर आप जाकर के देखिए ओबीसी को 27.5% रिजर्वेशन दिया गया ना, SC ST को उनकी जनसंख्या के अनुपात में रिजर्वेशन दिया गया ना, तो क्या इक्वली ट्रीट कर रही है? नहीं। तो क्या यह माना जाए स्टेट डिस्क्रिमिनेट कर रही है? नहीं। यहां पर्पस क्या है? इंडिविजुअल के इंटरेस्ट और कम्युनिटी के इंटरेस्ट के बीच, लार्जर कम्युनिटी इंटरेस्ट के बीच, लार्जर सोशल इंटरेस्ट के बीच एक बैलेंस क्रिएट करना। ठीक है, आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच है। एक कहानी सुनी है? समधी शब्द का मतलब समझते हैं? एक समधी दूसरे समधी से मिलने के लिए पहुंचे, तो जिस समधी के यहां मिलने के लिए पहुंचे तो वो रेलवे में गेटमैन थे। कुछ दिन के बाद तो आपको पता नहीं चलेगा। ऐसे नहीं पटको, किसी के सिर पर पटकोगे ना
समझे? नहीं कोई तो जो दुबली पतली दिखाई पड़ रही है पल्लवी को उसी के माथे पर पटक दो, लेकिन देखना रिस्क भी है। समझे? तो अगर आप जाकर के देखें तो कुछ दिन के बाद आप देखेंगे मेनलेस अब जो है रेलवे गुमट फाटक की संकल्पना अब आ रही है। समझे? तो समधी ने पूछा कि मिलने पहुंचे कि समधी आपका क्या पावर है? बोले बहुत पावरफुल हम हैं। पूछा क्या कर सकते हैं? तो जिस गाड़ी को मन होगा हम रोक देंगे। बोला हाँ इतना पावर है, तो एक बार पावर दिखाइए। तो तेजस टाइप की ट्रेन जा रही थी, लाल झंडी दिखा दिया, रुक गई। ड्राइवर ने आकर, और कहानी को कहानी के रूप में लीजिएगा, समझे? तो ड्राइवर उतर के आया, पूछा क्या हुआ? बोला ऐसे ऐसे। समधी ने पूछा क्या पावर है? तो दिखा रहे थे। तो ड्राइवर ने 2 झापड़ खींच करके दिया। तो समधी ने पूछा समधी ये क्या हुआ? तीनों ने कहा हमारे पास पावर था, हम गाड़ी रोक दिया, उसके पास पावर था, 2 थप्पड़ हमको खींच दिया। समझे? तो इस सबसे बढ़िया उदाहरण है कि अगर आपको पावर और ऑथोरिटी दी जा रही है और अगर उस पावर और ऑथोरिटी को रेस्ट्रिक्ट ना किया जाए तो उस स्थिति में उस पावर और ऑथोरिटी का मिसयूज क्या होगा? शुरू हो जाएगा। बचपन में एक 3 वरदान वाली कहानी पढ़ी थी ना। 2 वरदान फिक्स होता था और तीसरा वरदान होता था कि जब मैं चाहूं 3 वरदान मांग सकूं। नहीं, तो ये पावर और ऑथोरिटी का यूज नहीं है, मिसयूज है। उस मिसयूज को चेक करने के लिए ही अगर आप जाकर के देखें, तो मैंने उदाहरण देकर के बतलाया था बाघ और बकरी की कहानी, और मैंने बतलाया था आप कहें हम तटस्थ हैं, दोनों को कंपीट करने देते हैं, तो ये कभी भी हेल्दी कंपटीशन नहीं होगा। या तो बाघ को आप बकरी बनाइए और तब कंपीट करने दीजिए, या बकरी को पहले बाघ बनाइए तब तक सपोर्ट कीजिए, जब तक बाघ ना बन जाए तब उनको कंपीट करने दीजिए। आप लोग खूब खेल खेलते हैं सोशल मीडिया में, नहीं कि जनरल का है इतने कट ऑफ पर जो है, नहीं, और ओबीसी एससी एसटी का केवल इतने कट ऑफ में हो जाता है। ये खेल चलता है या नहीं चलता है? नहीं। लेकिन आप ये नहीं सोचते हैं कि क्या आपको यहां तक पहुंचने के लिए उतना ही संघर्ष करना पड़ा जितना संघर्ष लड़कियों को करना पड़ा है, या दोनों के संघर्ष की प्रकृति में अंतर है? एट द सेम, तो वहां भी तो ऊर्जा खर्च हो रही है। एक ऐसे समाज से आने वाला व्यक्ति जो सोशली इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड है, सोशल इकोनॉमिक एक्सक्लूजन का शिकार है, उसको आप तक पहुंचने के लिए आपसे कई गुना ज्यादा मेहनत करनी होगी और आपसे कई गुना ज्यादा संघर्ष करना होगा। तो नंबर के आधार पर केवल कंपैरिजन आप नहीं कर सकते। तो ये जो बात मैंने की बैलेंसिंग, काउंटर बैलेंसिंग की, उसका कंटेक्स्ट यही है। अब बात समझ में आई? क्लियर? और कोई प्रश्न? आगे बढ़ूं अब? नेक्स्ट प्रश्न क्या था बतलाइए। देखें, हमेशा एक चीज ध्यान देखिए, प्रश्न बार बार देखने के लिए क्यों कहता? प्रश्न इसलिए देखने के लिए कहता कि कई बार प्रश्नों से उस टॉपिक को देखने का न्यू इंसाइट आपको मिलेगा, नया अप्रोच मिलेगा, और न्यू इंसाइट और न्यू अप्रोचेज के कारण जो है इंटरप्रिटेशन क्या होगा, जो कुछ आपने पढ़ा है उसका इंटरप्रिटेशन जो है बदलता चला जाएगा। अगला प्रश्न बतलाइए।
सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय के आलोक में इस विवाद के औचित्य का परीक्षण करें। आलोक में इस विवाद के औचित्य का परीक्षण करें। ठीक है, यही प्रश्न है। बेसिकली अगर इस प्रश्न को देखें तो एक तो आपसे पूछा जा रहा है विवाद क्या है, प्रस्तावना विवाद। और प्रस्तावना विवाद के बारे में जो आपसे पूछा जा रहा है तो उसका एक स्पेसिफिक कंटेक्स्ट है, और यह स्पेसिफिक कंटेक्स्ट क्या है? समाजवाद शब्द की मौजूदगी को लेकर। और दूसरा सेकुलर शब्द की मौजूदगी को लेकर। और इसके कंटेक्स्ट में आपसे पूछा जा रहा है नवंबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया निर्णय। ये पूरी की पूरी चर्चा क्या करनी है? इसके कंटेक्स्ट में औचित्य का परीक्षण करना है। ठीक है, बेसिकली देखें, इस प्रश्न पर मैं बाद में आऊंगा। पहले यहां पर रुक करके यह समझें, ये जो पूरा का पूरा विवाद है, इस विवाद का कंटेक्स्ट क्या है? तो इस विवाद का संबंध जो है 42वें संविधान संशोधन से जाकर जुड़ता है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो 1976 में किया गया। ठीक है, दूसरी चीज अगर आप जाकर के देखें, ये जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था, उस दौरान देश में आपातकाल लागू था, नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम्ड हो चुका था, और उसी आपातकाल के दौरान 42वें संविधान संशोधन को जो है 42वां संविधान संशोधन संपन्न हुआ। क्यों हुआ? तो इसकी एक कहानी है। एक्चुअली होता यह है, इन ब्रीफ अगर समझें तो होता यह है कि एक फ्रेज 1960 के दशक के पूर्वार्ध में प्रचलित हुआ था, उत्तरार्ध में प्रचलित हुआ था। इंदिरा गांधी के लिए
गूंगी गुड़िया संज्ञा का इस्तेमाल उनके विरोधियों के द्वारा किया जाता था, और स्पेशली इस संज्ञा का इस्तेमाल पहली बार डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने किया, जहां तक मेरी जानकारी। अगर आप जाकर के देखें तो लाल बहादुर शास्त्री की जो अचानक से मौत होती है, उसके बाद कांग्रेस पार्टी के भीतर जो है इंटरनल पावर स्ट्रगल तेज होता, आंतरिक सत्ता संघर्ष तेज होता है। तो उस इंटरनल पावर स्ट्रगल में कांग्रेस के भीतर के कुछ प्रभावशाली लोगों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया और यह निर्णय लिया कि हम इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे, और यह उम्मीद कर रहे थे कि चूंकि इंदिरा गांधी के पास बहुत अनुभव नहीं है, इसलिए इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट को होल्ड करेंगे, और ये जो एक्सपीरियंस लोग थे ये अपने टर्म एंड कंडीशन को डिक्टेट करेंगे, इंदिरा गांधी उनको फॉलो करेगी। जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनती हैं तो इंदिरा गांधी के दिमाग में कुछ और चल रहा था। उन्होंने धीरे धीरे क्या किया, उन्होंने धीरे धीरे अपनी एक टीम खड़ी करनी शुरू की, और उस समय यूज होता था सिंडिकेट। ये जो प्रभावशाली नेता थे उनका एक सिंडिकेट था, एक समूह था। उन्होंने खुद को सिंडिकेट के प्रभाव और दबाव से मुक्त करना शुरू किया। जब कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने देखा कि यह श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री के रूप में उनके लाइन को फॉलो करने की बजाय एक डिफरेंट लाइन फॉलो कर रही है, एक नए लाइन को ड्रॉ कर रही है, तो कहीं ना कहीं उन्हें निराश हुए, और ऐसी स्थिति में कांग्रेस के भीतर का आंतरिक सत्ता संघर्ष तेज होता। आप देखेंगे 67 में जब 9 राज्यों में कांग्रेस की पराजय होती है और संयुक्त विधायक दल जो विपक्षी गठबंधन था उनकी सरकार बनती है, तो दबाव श्रीमती इंदिरा गांधी पर और ज्यादा बढ़ गया। और इस दौरान आप क्या देखेंगे, 1969 में जाकिर हुसैन की आकस्मिक मौत होती है, राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की, और उनकी आकस्मिक मौत के कारण अचानक से जो है राष्ट्रपति चुनाव की परिस्थिति पैदा होती। श्रीमती इंदिरा गांधी को इग्नोर करते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने नीलम संजीव रेड्डी को राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया। श्रीमती इंदिरा गांधी ने तत्कालीन उपराष्ट्रपति वीवी गिरी, जो एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में काम कर रहे थे, उनसे उन्होंने बातचीत की और उनको इस बात के लिए तैयार किया कि वो राष्ट्रपति चुनाव में निर्दलीय कैंडिडेट के रूप में नॉमिनेशन फाइल करें। और तब बीबी गिरी ने रिजाइन करके, जिसके कारण देखेंगे अब तक केवल एक चीफ जस्टिस हुए हैं जिन्होंने सीजेआई का रोल भी प्ले किया है, डिप्टी वाइस प्रेसिडेंट का भी रोल प्ले किया है, और एक्टिंग प्रेसिडेंट का भी रोल प्ले किया, एम हिदायतुल्लाह। तो आप देखेंगे उस चुनाव में श्रीमती इंदिरा गांधी ने वीवी गिरी को समर्थन दिया और कांग्रेस के सांसदों से अपील की कि वे अंतरात्मा की आवाज पर वोट डालें। और आपको यह चीज अच्छी तरह से पता होगा कि उस चुनाव में वो अकेला, 1969 का राष्ट्रपति चुनाव अकेला ऐसा चुनाव है नंबर 1 जिसमें कोई निर्दलीय प्रत्याशी राष्ट्रपति के चुनाव में जिसने जीत हासिल की, अकेले ऐसे व्यक्ति वीवी गिरी। दूसरा,
ये अकेला ऐसा चुनाव था जिस चुनाव में आप देखेंगे दूसरी वरीयता के मतों की गणना हुई। पहली वरीयता के मतों की गणना में किसी ने 50% +1 के थ्रेशोल्ड को नहीं छुआ। और तीसरी चीज, नीलम संजीव रेड्डी अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ते हुए एक बार उस चुनाव में वो हारे हैं और दूसरी बार निर्वाचित हुए। और ये निर्वाचन भी कैसा था? निर्विरोध निर्वाचन था। तो अब जैसे वीवी गिरी का कैंडिडेचर होता नीलम संजीव रेड्डी के ऑफिशियल कैंडिडेट के अगेंस्ट, तो कांग्रेस के जो ये दोनों धड़े थे वो आमने सामने होते, एक दूसरे के आमने सामने होते। और जब कांग्रेस के दोनों धड़े आमने सामने होते हैं तो अब तो लड़ाई आर और पार की होती। कांग्रेस दो टुकड़ों में विभाजित होती, कांग्रेस आई अर्थात कांग्रेस इंदिरा, और दूसरा कांग्रेस ओ, कांग्रेस संगठन। तो इंदिरा गांधी के विरोधियों ने कांग्रेस ओ फॉर्म किया और श्रीमती इंदिरा गांधी जो है कांग्रेस आई में रह गई। अब जो लड़ाई शुरू हुई, इस बात को समझिएगा, मतभेद जो उभर कर सामने आए थे वो आर्थिक नीति के मसले पर। आप इस बात को समझिए, क्योंकि वरिष्ठ कांग्रेसी नेता जो है वो कहीं ना कहीं बाजारवादी आर्थिक नीतियों की तरफ झुकाव रखते थे। और जब कांग्रेस से वे अलग हुए तो उन्होंने किसके साथ हाथ मिलाया? अभी जो भाजपा है 1977 के पहले वह जनसंघ हुआ करता था, तो उन्होंने जनसंघ के साथ हाथ मिलाया जो हिंदू राष्ट्र की संकल्पना को लेकर चल रहा था। तो श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपनी राजनीतिक लड़ाई को वैचारिक लड़ाई का रूप देने का प्रयास किया और उन्होंने जो है सोशलिस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ मॉडल के प्रति एसर्ट किया। बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता है, प्रीवी पर्स का खात्मा होता है जो देशी रियासतों के शासकों को पेंशन के रूप में दिया जाता था ताकि वो अपना जीवन यापन कर सके। प्रीवी पर्स का खात्मा होता है, जो कोल माइंस हैं उनका नेशनलाइजेशन होता है। तो कहीं ना कहीं सोशलिज्म के प्रति ये असर्ट करती हुई दिखाई पड़ती और इस असर्शन के जरिए, इस आग्रहशीलता के जरिए ये बतलाने की कोशिश करती हैं कि उनके जो विरोधी है वो किसके पक्ष में हैं? कैपिटलिज्म के पक्ष में है। तो एक वैचारिक लड़ाई का रूप देने का प्रयास किया। दूसरा, अगर आप जाकर के देखें, उन्होंने सेकुलरिज्म के प्रति असर्ट किया नहीं, क्योंकि उनके विरोधियों में जनसंघ भी था जिसका हिंदुत्व पॉलिटिक्स की ओर ओरिएंटेशन था और जो हिंदू स्टेट की संकल्पना से प्रेरित था। तो चूंकि जनसंघ एक महत्वपूर्ण प्रतिद्वंदी थी और उनके साथ इन लोगों ने हाथ मिलाया तो उनको कम्युनल साबित करना आसान था। तो उनको कम्युनल साबित करने के लिए और खुद को सेक्युलर साबित करने की कोशिश शुरू हुई। तो ये वैचारिक लड़ाई जो है समाजवाद बनाम बाजारवाद पूंजीवाद की लड़ाई के रूप में सामने आती। ये वैचारिक लड़ाई धर्मनिरपेक्षता बनाम सांप्रदायिकता, सेकुलरिज्म वर्सेस कम्युनलिज्म के रूप में सामने आती। और इसी दौर में आपको पता होगा, इसी दौर में क्या होता, तो इसी दौर में आपको पता होगा बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के मसले पर भारत अब रूस के करीब जा रहा है। और भारत जब रूस के करीब जा रहा है तो रूस के साथ भारत की शांति और मैत्री संधि भी होती है नहीं। तो कहीं ना कहीं जो है रूस को अपीज करने की भी कोशिश इसके माध्यम से की गई और रूस के कॉन्फिडेंस और रूस के सपोर्ट को भी हासिल करने का प्रयास किया गया।
और इस कंटेक्स्ट में देखें तो इस लड़ाई में आप देखेंगे वामपंथी दलों का एक प्रभावशाली तबका, चूंकि सोवियत संघ के करीब आ रहा है भारत और वामपंथी दल सोवियत संघ से गाइडेड हैं, इसलिए वामपंथी दलों का एक तबका जो है श्रीमती इंदिरा गांधी के को लेकर सॉफ्ट है और श्रीमती इंदिरा गांधी के साथ खड़ा हो रहा है। तो अगर आप देखें तो सोशलिस्ट और सेकुलर शब्द के जरिए सोवियत संघ को भी साधने की कोशिश हो रही है, वामपंथी मित्रों को भी साधने की कोशिश की भी हो रही है और जनता के बीच अपनी समाजवादी छवि को निर्मित करने की भी कोशिश की जा रही है। और चौथी चीज सेकुलर शब्द के जरिए मुसलमानों को भी भरोसे में लेने का प्रयास किया जा रहा है। अब बातें समझ में आई। और ये काम जो किया गया 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए नहीं, और 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने फाइनली इस वैचारिक लड़ाई में श्रीमती इंदिरा गांधी के पोजीशन को क्या किया, स्ट्रेंथन करने का काम किया, उनके पोजीशन को मजबूती प्रदान करने का काम किया। कोई दिक्कत है यहां तक में नहीं? तो इस पृष्ठभूमि में जो है ये सारी की सारी चीजें उभर करके आ रही हैं। यहां तक में कोई डाउट? आज यहीं रहने दे, कल मैं फिर यहीं से पिक करूंगा, ठीक है। दूसरी चीज, जो भी बच्चे नए हैं ऑनलाइन में रजिस्ट्रेशन हर हालत में करवा लें और ऑफिस के नंबर पर कॉल करके डिटेल बात कर ले, क्योंकि कल से क्लासेज के लिंक ओपन उपलब्ध नहीं होंगे, उन्हीं को भेजे जाएंगे जो ऑफिस में संपर्क करेंगे और रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। कल मैं यहाँ से फिर कंटिन्यू करूँगा। एक लार्जर कंटेक्स्ट में चीज़ों को देखेंगे तो चीज़ें आपके लिए कंपैरेटिवली आसान हो जाएगी, ये बात जरूर ध्यान में रखें, ठीक है। तो थोड़ा सा वहीं तक सीमित मत रहें, उसकी पृष्ठभूमि को भी जानने और समझने की कोशिश करें, जिस पृष्ठभूमि में 42वां संविधान संशोधन किया गया और जिस पृष्ठभूमि में ये विवाद अभी उभर कर सामने आ रहा है। क्या? अरे अब ऐसे पूछिएगा तो मैं भटक जाऊंगा, ऐसे मत पूछिए, ठीक है। टुकड़ों में मुझे बढ़ने दीजिए, सारी चीजें कवर होंगी। हमेशा ध्यान रखिए, ऐसे की दृष्टि से एक टॉपिक महत्वपूर्ण है, पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, ठीक है। तो इस प्रश्न को डिस्कस करने के बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जनरल फीचर्स पर कल हमारी आपके साथ चर्चा शुरू होगी। ओके, थैंक यू।